इसके बाद और कौन बचा? ऋषि। ऋषि कौन सी सब्जी अच्छी नहीं लगती है? कद्दू अच्छा लगता है? नहीं भाई, कद्दू सबसे बेकार लगता है। कद्दू सबसे बेकार लगता है। उसके बाद यदि मैं बात करूं करेला। हाँ, अच्छा लगता है। करेला अच्छा लगता है। और भिंडी। अच्छी लगती है। कोई सी भाजी की बात करूं यदि मैं, मेथी की भाजी। हाँ, वही भाजियां भी अच्छी लगती हैं। भाजियाँ भी अच्छी लगती हैं, चलो अच्छी बात है। मैं बात करता हूँ आपसे, कोई सब्जी अगर हमको अच्छी नहीं लगती, वैसे तो जितने बच्चों ने जवाब दिए वो बहुत सारे मेन मेन सब्जी ना आप खा ही लेते हो। अगर आप लौकी खा लेते हो बहुत अच्छी बात है, गिलकी खा लेते हो, कद्दू 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 कैसे खा सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। कोई सी चीज खाने में अच्छी नहीं लगती हो ना, पहली बात तो हमको खाना चाहिए वो चीज। क्यों? क्योंकि हर एक सब्जी की अपनी एक कंपोजिशन होती है। कंपोजिशन मतलब कि वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स रखती है, विटामिन खनिज लवण रखती है ना। उदाहरण के लिए अगर आप बात करोगे टमाटर की, तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है ना। किसी सब्जी की बात करोगे तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के, जैसे मान लीजिए पालक में आयरन की मात्रा बहुत अच्छी खासी होती है ना। बाकी हर एक सब्जी में अलग अलग तत्वों की मात्रा, तो हर एक सब्जी को खाओगे तो आपको वो पोषण तत्व आपको मिल रहे होते हैं, है ना। कोशिश करना चाहिए हमें हर एक सब्जी खाने की। फिर उसके बाद खाएं कैसे, हमारी नापसंदीदा सब्जी हम जो है वो खाएं कैसे। तो एक एक कद्दू जो जब बनता है, तो आप देखो कद्दू में मम्मी क्या करती हैं, कद्दू बनाते समय उसमें मेथी दाना डाल देती हैं। तो वो मेथी दाना हो सकता हो आपको पसंद ना आ रहा हो, उसके कारण से आपको सब्जी अच्छी नहीं लग रही हो। इसके बाद सब्जी को अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यदि आप सेव रोटी खा रहे हो तो उससे अच्छा आप वो सेव जो है वो सब्जी में मिला लो, है ना। तो कुछ मात्रा में उस सेव के कारण से सब्जी चली जाएगी। जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैं कद्दू की बात बताता हूँ, कद्दू मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था घर में जब बनता था, है ना। लेकिन एक बार जब मैं कानपुर गया और वो कद्दू खाया मैंने, और कद्दू में वहां पर क्या करते हैं, कद्दू में अच्छा खासा नींबू डाल देते हैं, तो उससे खट्टा हो जाता है कद्दू। और उसके बाद जब वो खाया तो मेरा कद्दू जो है वो मैं आराम से खाने लगा। हमेशा लेकिन क्या करता हूँ, मैं नींबू डाल के खा लेता हूँ। उसी प्रकार एक प्रकार से बनाने का तरीका भी होता है। कई बार जो है वो आपको अगर पसंद नहीं आता है तो आप मम्मी से बोलो कद्दू को, या कई बच्चों को करेला पसंद नहीं रहता है, मेरे को नहीं पसंद है करेला, तो मैं क्या बोलता हूँ मम्मी से, चने की दाल आती है, चने की दाल को फुला के रख लो, और वो जो है चने की दाल को करेले में डाल के जो है बघार लो, तो वो चने की दाल के कारण से करेला का स्वाद और ज्यादा अच्छा बन जाता है। इसी प्रकार चने की दाल कद्दू में भी डाली जा सकती है, ताकि हम लोग जो है वो खा सके। तो आप मम्मी को बोल सकते हो चने की दाल फुला के, उसको गलाना पड़ती है चने की दाल को, चने की दाल को गला के फिर सब्जी में यूज कर लो। जैसे आज सुबह जो है वो करेले की सब्जी बनाना है, तो आज रात में मैंने चने की दाल भिगो दी, तो वो सुबह तक फूल जाती है ना। वो चने की दाल का हम यूज कर लो, मतलब क्या, सब्जी को इंटरेस्टिंग बना लो, थोड़ा सा खाने के लिए कुछ प्रयोग करो उसमें, ताकि आपको खाने में अच्छा लग जाए वो, लेकिन खाना जरूर है ना। इसी प्रकार एक और ट्रिक है जिसको आप अपना सकते हो, कोई भी सब्जी खाने में अच्छी नहीं लगती है तो क्या, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे व्रत रखते होंगे, लेकिन वो व्रत जो रखते होंगे आप साबूदाना की खिचड़ी या फिर कुछ अच्छी चीज खाने के लिए रखते होंगे। लेकिन अब थोड़े से बड़े हो गए ना, थोड़ा सा अपन अपने लाइफ पर जो है वो क्रियाकलाप कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अपनी लाइफ पर भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। वो प्रैक्टिकल क्या है, आप एक काम करिएगा, एक दिन जो है वो कोई सा भी अगर त्योहार वाला दिन हो, आप अगर व्रत रखने वाले हो, नहीं भी रखने वाले तो कोई भी दिन, जैसे मान लो आज के दिन जो है वो कद्दू की सब्जी बन रही है, मुझे पता है, और मुझे कद्दू खाना सीखना है। मैं क्या करूँ, मम्मी ने सुबह कद्दू की सब्जी बना ली, मैं भूखा रहूँ सुबह से, नाश्ता भी नहीं करूँ, भूखा रहो, लंबे समय तक भूखा रहो, खींचो अपनी भूख कहाँ तक जा सकती है। अच्छा भूखे रहते हो ना, एक चीज देखना, आपको गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा आने लगता है, तो आप समझ जाना गुस्सा आ रहा है ना, हो सकता है भूखे रहने के कारण आ रहा हो। अपनी बॉडी पे प्रैक्टिकल करो साइंस के, यही तो साइंस है। जब आप भूखे रहोगे ना लंबे समय तक, देखो आप कितने 12 बजे तक भूख सहन कर पा रहे हो, 1 बजे तक आपको बहुत ज्यादा भूख लगने लगेगी, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बजे तक ही आप सहन कर पाओगे, बहुत ज्यादा भूख लगने लगेगी। जब आपको भूख लगने लगे बहुत ज्यादा, तब आप फिर जो है वही सब्जी लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा जो भी आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डालना, सेव डालना सेव डाल लीजिए, साइड डिश में आपको अचार लेना अचार लीजिए, कुछ और दही लेना दही ले लीजिए, और फिर उसके बाद उस सब्जी को खाइए। आप यकीन मानिए आपको जो है वही सब्जी जो है वो अच्छी लगने लगेगी। बस भूखे रह के सोचिए, जब भूखे रहोगे ना, जब पेट में गुड़ गुड़ होने लगेगी, तब आपको वो सब्जी की अहमियत पता चल जाएगी कि यार कुछ नहीं से तो अच्छा ही यही है ना। जब हम अभी परिवार में तो हमको नखरे आ रहे हैं, लेकिन हम परिवार के बाहर होंगे तो हम जो मिलेगा हम वो खाएंगे। तो अभी समझ लो, अभी समझ जाए हम, है ना। तो अभी खाने की आदत डाल लें हर चीज। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, आप खाने की चीजें के कॉम्बिनेशन बनाइए, आपके अपने अपने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो चीज जो है वो आपको अपने तरीके से अच्छी लग सकती है। उदाहरण के लिए बताता हूँ मैं, हम लोग जो है वो स्काउट के कैंपिंग में जाते थे, कैंपिंग में वहां पर जाते थे, नाश्ता मिलता था सुबह, तो नाश्ते में जो है वो कभी कभी रवे का हलवा बनता था, तो रवे के हलवे के साथ साथ जो है वो सेव भी रखते थे। अब मैंने बोला यार सेव कौन रखता है हलवे के साथ,
क्यों रखते थे? वो सेव जो है वो चने चने भी रहते थे उबले हुए कभी कभार, तो वो चने में डालने के लिए रखते थे। तो हम लोग क्या करते थे, वो हलवा जो है वो ले लेते थे और थोड़ा सा सेव ले लेते थे। तो हलवा जो है वो सेव के मिक्स करके खाने लगे। अब मेरी आदत अभी भी हो गई है वो, मैं हलवा जो है वो सेव के साथ खाने लगता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है बिल्कुल नहीं लगे। कई जो है वो कई लोग जो है वो मैगी के साथ रोटी खा लेते हैं, आपको हो सकता है अच्छी नहीं लगी, लेकिन कई लोगों के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा, यही कॉम्बिनेशन बनाओ, है ना? कोई भी चीज खाने के लिए ये कॉम्बिनेशन बनाओ। मेरे को जैसे खिचड़ी बनती है ना, दाल चावल की खिचड़ी, उस दाल चावल की खिचड़ी में दही डाल के खाना बहुत अच्छा लगता है। मेरे को बहुत बहुत पसंद आती है वो खिचड़ी, बहुत ज्यादा फेवरेट है मेरी वो दही खिचड़ी। ऐसे ही अपने कॉम्बिनेशन बनाओ, है ना? ऐसे एक वियर्ड कॉम्बिनेशन बताता हूँ जिससे आप मेरे को पागल करार घोषित कर सकते हो कि मैं पागल हूँ, है ना? चाय में जो मक्का की फुली आती है ना, जो मक्का की फुली ठेले पे बिकती है, मेरे को वो चाय में जो है वो मक्का की फुली डालकर जो है वो खाने में बहुत अच्छी लगती है। चम्मच से निकाल निकाल के, फिर उसको डुबो के चम्मच से निकाल निकाल के खाता हूँ। ऐसे उटपटांग कॉम्बिनेशन बनाओ। कोई ऐसा जान और कोई करता है ऐसा उटपटांग कॉम्बिनेशन खाने का? कोई बताओ, कोई करता हो ऐसा उटपटांग तरीके से जो किसी और को पसंद नहीं आता, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वैसे आप भी करते हो कि किसी खाने के साथ? हाँ चेतन, भैया कैसे? मैंने दाल कढ़ी चावल मिक्स करके अच्छे लगते हैं बिल्कुल खाने में। बिल्कुल, हो सकता है किसी और को पसंद नहीं, लेकिन आपको बिल्कुल पसंद आएगा, बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। लोकेश, हाँ लोकेश। के साथ मस्त रोटी वोटी सब मिला के दही वही सब खा लेते। रोटी वोटी सब मिला के खाते हो? बिल्कुल, रोटी दही वगैरह सब मिला के खाना बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल खा सकते हो। रोटी पूरा बोलो, क्या बोल रहे थे फिर से? मैं अनम्यूट करता हूँ आपको। कहाँ है लोकेश? हाँ। भैया जब भी खिचड़ी बनती है तो रोटी हम्म। रहती है, तो खिचड़ी रोटी सब मस्त खा लेते दही वही डाल के। हाँ सही है, वो खाना चाहिए। और भाई मैंने दही का भी बताया, मेरे को दही खिचड़ी बहुत पसंद आती है। और कोई बोलेगा कोई वीआई कॉम्बिनेशन कोई ऊट पटांग करके खाता हो? नहीं है, चलो ठीक है। बोलने का मकसद ये था कि आप जो भी चीज खा रहे हो, अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं है तो उसको इंटरेस्टिंग बनाओ, लेकिन खाओ जरूर, है ना? क्योंकि हर एक सब्जी में अपने अपने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, और वो पोषक तत्व जाना चाहिए आपकी बॉडी। ठीक है? ऐसे ही एक हींग का कॉन्सेप्ट होता है। जब भी हींग डलती है तो हींग जो है वो बहुत हद तक जो है आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, पाचक होती है वो, है ना? तो वो अपने इंडियन कल्चर में हींग, मेथी दाना, ये सब चीजें जो है वो खाने में भले ही आपको अच्छी नहीं लगे, काली मिर्च, ये सब चीजें जो है वो हमारे खाने को पौष्टिक बना देती है, और हमारे स्वस्थ रहने के लिए जरूरी होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, काली मिर्च जो है वो आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी है। और जो वेस्टर्न कल्चर है वहां पर खाने पर जो है वो जो टेबल होती है वो नमक तो रखते ही है पुट्टी में, काली मिर्च भी रखते हैं। तो वो काली मिर्च जो है वो हर चीज में डाल के, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा पौष्टिक है, हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो आप भी अगर घर में काली मिर्च मैं रखता हूँ, मैं करता हूँ, है ना? जब भी जैसे घर में दाल बनी हुई है तो दाल में जो है वो हल्की सी काली मिर्च जो है वो चुटकी पर भुरक लूंगा और खा लूंगा। जैसे कुछ फल खा रहे हैं, जैसे वो जो तरबूज आ रहा था अभी गर्मियों में, तरबूज खा रहे हैं तो तरबूज पे नमक के साथ साथ थोड़ी सी काली मिर्च भी भुरक लूंगा। उससे क्या हो जाएगा, वो काली मिर्च हमारी बॉडी में जाएगी किसी भी तरह से, और वो जो है काली मिर्च धीरे हमारी बॉडी को जो है वो फायदा करती है। मतलब ये कि आपको पोषक तत्व बनाए रखने के लिए जो है वो हर चीज खाना पड़ेगी। उन चीज अगर पसंद नहीं आ रही तो उसको बनाओ खाने लायक, फिर खाओ, लेकिन खाओ जरूर। ठीक है? इसके बाद क्या? इसके बाद आ जाता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संक्रामक कारकों द्वारा फैल जाते हैं। सॉरी, यहाँ पर पहुंच पढ़ रहा था मैं। ये संभव है कि बच्चों में आनुवंशिक भिन्नता हो, जो रोग कारक के संपर्क में आने पर पतलता से प्रभावित हो जाता है, लेकिन आनुवंशिक भिन्नता के कारण कम पोषण में बिना। आनुवंशिकता क्या होती है? आनुवंशिकता मतलब कि कुछ बीमारी जो है वो हमको पेरेंट्स से मिल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए डायबिटीज। डायबिटीज के बारे में बोला जाता है, यदि आपके मम्मी या पापा में से किसी को है तो चांसेस हैं आपको भी डायबिटीज हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं आनुवंशिकता के कारण से रोग, है ना? आनुवंशिकता के कारण से ऐसा हो सकता है। आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं कोई रोग के लिए। बच्चे के लिए साफ पानी उपलब्ध क्यों नहीं था? तो हो सकता है बच्चे जहाँ पर परिवार रह रहा है वहां पर खराब पानी आ रहा हो, लोक सेवाओं का अभाव हो, जो नल में से पानी आ रहा हो वो गंदा आ रहा हो, उसके कारण से वो खाली पानी, खराब पानी पिया हो, उसके कारण से भी उसको दस्त लग सकते हैं। इस प्रकार अब ये स्पष्ट हो गया कि सभी रोगों का तत्कालिक कारण या सहायक कारण होते हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार के रोग होने के एक नहीं बल्कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई एक रोग होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आता है संक्रामक तथा असंक्रामक कारक। संक्रामक मतलब कि जो फैल जाते हैं, जो एक दूसरे से फैल जाते हैं। हमने देखा कि जब कभी रोग के कारण विषय में सोचते हैं तो लोक स्वास्थ्य पर समुदाय का
संबंधी कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है। हम इस विषय में और चर्चा करते हैं। रोग के तत्कालिक कारकों के विषय में सोचना अच्छा है, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। रोग के कारक के वर्ग हैं। संक्रामक कारक जो अधिकांश सूक्ष्म जीव होते हैं, वह रोग जिनके तत्कालिक कारण सूक्ष्म जीव होते हैं उनके संक्रामक रोग कहते हैं। मतलब कि ऐसे रोग, ऐसे सभी रोग जिसके तत्कालिक कारण, मतलब कि तुरंत जो कारण हो रहे हैं, वो क्या है, सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव कौन हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, परजीवी हो सकता है, जिसको हम इंग्लिश में पैरासाइट बोलते हैं। एक मूवी बनी हुई है पैरासाइट, जिसको इस बार का ऑस्कर मिला हुआ है। वो मूवी देखने लायक है, वाकई देखने लायक है, बहुत शानदार मूवी है ना। तो पैरासाइट हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं, वो सूक्ष्म और कुछ भी हो सकते हैं, कुछ कृमि भी हो सकते हैं। इसका कारण है कि सूक्ष्मजीव समुदाय में फैल सकते हैं और इसके कारण से होने वाले रोग भी इसके साथ फैल जाते हैं। जैसे कोरोना एक बहुत अच्छा उदाहरण है संक्रामक रोग का। तो संक्रामक रोग क्या हो जाते हैं? आपको कुछ क्वेश्चन पे ध्यान देने के लिए बोला हुआ है। क्या रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने पर सभी रोग फैल जाते हैं? अगर अगर मान लो क्लास में एक बच्चे को सर दर्द हो रहा होगा, सर दर्द एक तरह का रोग ही हुआ, तो क्या उसके बगल में बैठने पर आपको भी सर दर्द होने लगेगा? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्या सर्दी जुकाम हो रहा है यदि मुझे, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस दौरान मुझे छींक आती है, और वो छींक के कारण से क्या वो सर्दी जुकाम आपको भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोरोना क्या मुझसे आप तक फैल सकता है? बिल्कुल फैल सकता है। क्या पीलिया मुझे है तो आपको भी हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। छूने से नहीं फैलता है पीलिया। हाँ, चीजों को इस्तेमाल करने से, मेरी तौलिया को इस्तेमाल करोगे तब, मेरे कपड़े पहनोगे तब, मेरा जूठा भोजन खाओगे तब हो सकता है। ऐसे मान लीजिए जो कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग समझते हो आप? कुष्ठ रोग में क्या हो जाता है, दाद पड़ जाती है एक एरिया पे जो है, और वो एक एरिया जो है वो लाल होने लगता है, और वहां पर फुंसी, बारीक फुंसी जैसी होने लगती है, और वो जो है वो तो कुष्ठ रोग जो है वो संक्रामक रोग है। वो छूने से फैल सकता है, वो टच होने से फैल सकता है। सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई। कुष्ठ रोग छूने से नहीं फैल सकता है, मैंने गलत बोल दिया, मैंने दाद को ले लिया कंपेयर करके। दाद फैल सकती है छूने से, लेकिन जो कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग में आप देखते हो व्हाइट कलर की स्क्रीन हो जाती है। कई 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 लोगों के साथ ऐसा होता है, एक पर्टिकुलर एरिया का जो है वो स्किन जो है वो व्हाइट हो जाती है, सफेद हो जाती है, सफेद दाग पड़ जाते हैं। वो कुष्ठ रोग होता है, और कुष्ठ रोग छूने से नहीं फैलते, है ना। कुष्ठ रोग कभी भी छूने से नहीं फैलते। हाँ, दाद, कभी कभी दाद हो जाती है ना चेहरे पे, जो है वो एक राउंड सर्कल हो जाता है और लाल होने लगता है। वो दाद जो है वो फंगस के कारण से होता है, और वो फंगस के वो जो है वो फैल सकती है, बिल्कुल एक से दूसरे में फैल सकती है। तो सभी रोग संक्रामक रोग नहीं होते, कुछ रोग संक्रामक रोग होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए सर्दी जुकाम। ऐसे कौन से रोग हैं जो नहीं फैलते हैं? तो वही बात मैं बता रहा हूँ आपको, कुष्ठ रोग जो है वो छूने से नहीं फैलता है, कैंसर जो है वो छूने से नहीं फैलता है। फिर उसके बाद यदि हम बात करें टाइफाइड की, तो टाइफाइड जो है वो नहीं फैलता है, पीलिया जो है वो नहीं फैलता है। मनुष्य में वो कौन से रोग हैं जो एक रोगी से संपर्क आने पर, ऊपर क्या था, ऐसे कौन से रोग हैं जो नहीं फैलते हैं? तो यही बता दिया, मनुष्यों में वे कौन से रोग हो जाते हैं जो रोगी के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं। इसका भी तो वही होगा आंसर, कुछ गड़बड़ हो गया, है ना। जो फैल जाते हैं उनमें कौन कौन से रोग हैं? वो जो है, अभी उदाहरण के लिए कोरोना, कोरोना एक संक्रामक रोग है ना। तो संक्रामक रोग किसको बोलते हैं? कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संक्रामक कारकों द्वारा नहीं होते, उनके कारण भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन वो बेसिकली आपसे बोलना क्या चाह रहे हैं, संक्रामक रोग क्या होते हैं? संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, है ना। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते, जैसे संक्रामक रोग क्या हो गया, सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम यदि मुझे है और मैंने गलती से क्लास में आ रहा हूँ और आपको छींक दिया मैंने, बिना रुमाल रखे या बिना हाथ रखे या बिना बाहर पर छींके, खुले में छींक दिया, वो जो है वो संक्रामक रोग आपको भी हो सकता है ना। कोरोना एक संक्रामक रोग है, बिल्कुल, है ना। और फिर उसके बाद असंक्रामक रोग किसको बोलते हैं? जो फैलते नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं है, उसको असंक्रामक बोलते हैं। कुष्ठ रोग एक असंक्रामक रोग है, कैंसर एक असंक्रामक रोग है, पीलिया एक असंक्रामक रोग है, टाइफाइड एक असंक्रामक रोग है ना। एक दूसरे से नहीं फैलते हैं ये, एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। उसके बाद पेप्टिक व्रण तथा नोबेल पुरस्कार के बारे में एक जानकारी दी हुई है। कई वर्षों से हम ये सोचते थे कि जो पेप्टिक व्रण होता है, पेप्टिक व्रण को इंग्लिश में बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, पेट का अल्सर। पेट के छाले नाम सुना है आपने? बीमारी होती है पेट में छाले हो जाना, तो उसको पेप्टिक व्रण बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, जो अमाशय तथा ग्रहणी में एसिडिटी संबंधित दर्द तथा रक्तस्राव है। हम कई सालों तक ये समझते रहे कि क्या होता है, जो पेप्टिक व्रण होता है, जो कि कहाँ होता है, अमाशय यानी कि हमारा पेट, और ग्रहणी मतलब कि आप समझ सकते हो कि आंत, लगभग 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 आंत में
एसिडिटी संबंधित दर्द तथा रक्तस्राव है। कई सालों तक हम ये सोचते रहे कि जो हमारे पेट के छाले होते हैं वो रहन सहन के कारण होता है, कि वो ऐसे ही हो गए, एसिडिटी ज्यादा मात्रा में हो रही है इसके कारण से हो गए वो, लेकिन ऐसा नहीं है ना। बाद में पता चला, पहले हमने यही सोचते थे कि ये परेशानी भरे जीवन में एसिड का स्त्राव होता है, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है जिसके कारण से हमको पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। लेकिन दो ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों जिनका ने पता लगाया कि जो एक बैक्टीरिया होता है जो कि क्या होता है, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, नाम इनके ऊटपटांगी होते हैं, है ना बैक्टीरिया। इसलिए अगर आपको बायो लेना है 10th के बाद, अगर ये नाम आपको पसंद आ जाते हैं, ये नाम आपको याद रखने में बहुत आसानी हो जाती है, आपको बहुत अच्छा लगता है ऊटपटांग नाम याद रखना, है ना, तो जो है वो आप बिल्कुल बायो ले सकते हो। और अगर इन नाम याद करने में आपको कठिनाई होती है तो बिल्कुल मैं बोलूंगा आप बायो से दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है ना। मैं दूर रहता था, मेरे को पसंद नहीं आते थे। जैसे वो आम को जो है वो कुछ और बोलते हैं बायो में, आपको पता है आम को क्या बोलते हैं? बायो बायो का नाम क्या है आम का? नहीं पता? चलो मैं बता रहा हूँ अभी गूगल पे सर्च करके, मैं भी भूल गया हूँ। और जो उसका नाम होता है, अपना जो ह्यूमन का नाम है, जो मानव का नाम है, वो जो है वो है, अच्छा गए हो ना मानव संग्रहालय, बताओ मानव का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियन। होमोसेपियन बोलते हैं मानव को, साइंटिफिक नाम है मानव का। और जो आम का साइंटिफिक नाम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका। अब आप आम वाले के पास जाओगे, बोले कि 1 किलो मैग्नीफेरा इंडिका दे देना, स्पेलिंग देखना है मैग्नीफेरा इंडिका की, ये लिखी हुई है मैग्नीफेरा इंडिका। आप उससे बोलोगे 1 किलो मैग्नीफेरा इंडिका दे दो, वो आपको क्या देगा? या तो एक घूसा पड़ सकता है आप में, या फिर एक तमाचा पड़ सकता है, ये क्या मांग रहा है ना। तो ये बायो नेम है काय का, मैंगो का। तुलसी का देख लो, तुलसी का नाम क्या है साइंटिफिक? ओसिमम टेन्यू फ्लोरम। ओसिमम टेन्यू फ्लोरम किसका नाम है? ये तुलसी का, है ना, होली बेसिल इंग्लिश में बोलते हैं तुलसी का। हल्दी का नाम देख लो साइंटिफिक, कुरक्यूमा लौंगा। कुरक्यूमा लौंगा किसका नाम है? ये हल्दी का, है ना। और किसका देखना है? नीम का देखना है, नीम का देख लो, अजाडी, अजाडी रास्ता इंडिका। सोच सकते हो कितना भयंकर नाम है ना। तो हर एक पेड़ का नाम होता है। कोई बताओ किसी चीज का ढूंढना और साइंटिफिक नेम, आप लोग भी बता दो, किसी चीज का जिज्ञासा हो, किसी को जानने की कोशिश करना हो। आम देख ही लिया आपने, पेरू देखना है, पेरू। पेरू को क्या बोलते रे? अमरूद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गुआवा। गुआवा का देख लो साइंटिफिक नेम, सीडियम गुआजावा, पी साइलेंट रहेगा, सीडियम गुआजावा। नमक समझ रहे हो ना, जो वैज्ञानिक नाम होते हैं वो ऊटपटांग ही होते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है वो जिस बैक्टीरिया से क्या हो रहा था, पेप्टिक व्रण हो रहा था, पेप्टिक का अल्सर हो रहा था, है ना, उसका नाम क्या था? हेलिकोबैक्टर पायलोरी नामक बैक्टीरिया, नॉट वायरस, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। बैक्टीरिया के कारण से हो रहा था। पर्थ के ऑस्ट्रेलिया के रोग वैज्ञानिक रॉबिन वॉरेन और ने इन छोटे छोटे वक्राकार बैक्टीरियाओं को अनेक रोगियों के आमाशय के निचले भाग में देखा। वेरी मार्शल एक चिकित्सक ने वॉरेन की खोज में दिलचस्पी ली और उन्होंने इस स्रोत से बैक्टीरिया का संवर्धन करने में सफलता प्राप्त कर ली। मतलब उन्होंने बैक्टीरिया और ज्यादा मात्रा में बना लिए। अपने उपचार का अध्ययन में मार्शल और वॉरेन ने पता लगाया कि रोगी के पेप्टिक व्रण का उपचार तभी हो सकता है जब बैक्टीरियाओं को आमाशय में मार दिया जाए। मार्शल तथा वॉरेन ने इन अद्भुत कार्य के लिए विश्व समुदाय आभारी है कि पेप्टिक व्रण अब दीर्घकालिक और असहाय स्थिति वाला रोग नहीं है, बल्कि कुछ समय तक प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक के उपचार से ही ये ठीक हो जाता है। इस खोज के लिए मार्शल और वॉरेन को शरीर क्रिया विज्ञान तथा औषधि के लिए सन 2005 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार क्या होते हैं? अल्फ्रेड नोबेल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट समझते हो ना, वो कार्टून में देखा होगा, लंबे से ऐसे रहते हैं बम जैसे, वो फूट जाते हैं, है ना। तो खदानों में इनका यूज किया जाता है डायनामाइट का। उनको जैसे कोयले की खदानों को खोदना है तो पहाड़ों में अंदर डाल देते हैं और जो विस्फोट कर देते हैं, जिसके कारण से जो है वो विस्फोटक पदार्थ है डायनामाइट। तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट की खोज करी थी और उसके बाद इनके पास अच्छी खासी रकम थी। तो जब ये मरणासन अवस्था में थे, मरने वाले थे,
तो इन्होंने अपनी बेल में लिखा था, बेल मतलब अंतिम जो डॉक्यूमेंट, कानूनी डॉक्यूमेंट होता है ना, जिसमें बताते हैं कि हम संपत्ति किसको दे रहे हैं। तो इन्होंने अपनी संपत्ति के नाम पर बोला था कि मैं एक सोसाइटी शुरू करना चाहता हूँ, जो कि एक इस धनराशि का, बहुत बड़ी धनराशि थी, इस धनराशि का ब्याज जितना मिलेगा साल भर का, उस साल भर के ब्याज को विज्ञान से जुड़े हुए लोगों को जो है वो पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। तो वहां से जो है वो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। ये अलग अलग फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। शांति के फील्ड में दिया जाता है पीस पुरस्कार जिसको बोलते हैं, केमिस्ट्री की फील्ड में भी दिए जाते हैं, फिजिक्स की फील्ड में भी दिए जाते हैं, बायो की फील्ड में भी दिए जाते हैं, और इकोनॉमिक्स की फील्ड में भी दिए जाते हैं। मैथ्स की फील्ड में नहीं दिए जाते हैं, है ना, मैथ्स की फील्ड में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। क्यों भेदभाव किया जाता है पता नहीं, है ना, मैथ्स की फील्ड को वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं मानते, तो बाकी की फील्ड में दिए जाते हैं। इनको जो है वो 2005 का नोबेल पुरस्कार मिलता है, हर साल पुरस्कार मिलते हैं, है ना। और अपन के भारत को जो है वो कई भारतीय जो है वो ले चुके हैं नोबेल पुरस्कार। अपने अभी जो लास्ट वाला पुरस्कार मिला था वो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है हमारे विदिशा के रहने वाले डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी जी को। और आपको जानकर हैरानी होगी, जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं वो मेरे दादा के बुआ के लड़के हैं, मतलब दादा के सगे भाई हैं, बुआ के लड़के हैं, है ना। तो हालांकि हमारा रिलेशन उनसे वो थोड़ा सा दूर ही रहे हैं, वो बचपन से घर बार से ज्यादा नजदीक नहीं रहे। उनकी कहानी कभी शेयर करेंगे, उनके आप लोग के साथ क्या क्या है। आप सोचते हो कि मेरे दादा लगे वो रिलेशन में, और मतलब दादा की बुआ के लड़के थे वो। आपकी बुआ का लड़का अगर कोई तो नोबेल पुरस्कार मिल जाए तो कैसा लगेगा आप, है ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी वैसे ही रिलेशन है, लेकिन कभी उस पर बात करेंगे, चर्चा पे करेंगे कि कौन है वो, कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे आगे बढ़े, उनकी स्टोरी के बारे में कभी चर्चा करेंगे। अभी तो बात ये हो रही है कि रोग फैलने के तरीके और उनका उपचार की विधियां सामुदायिक स्तर पर उनके निवारण की विभिन्न विधियां विभिन्न हो सकती है। यहाँ पर निर्भर करता है कि इनके तत्कालिक कारक संक्रामक है असंक्रामक। इसके बाद की बात जो हम कल करेंगे, जो कि आपको इन डायग्राम के बारे में जानकारी दूंगा मैं कि ये डायग्राम काय काय के बने हुए हैं, कैसे कैसे रोग होते हैं, कौन कौन से रोग काय काय चीजें से होते हैं, है ना, बैक्टीरिया वायरस क्या होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, कैसे मारे जाते हैं, इनकी वीडियो भी देखेंगे कल अपन। कल बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें देखने वाले हैं कल, मतलब अगली क्लास में। कल तो मैथ्स रहेगी, इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अपन कल मिलते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।